नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे और इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता। कह सकते हैं कि चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार बढ़ रहे हैं। लोग एक दूसरे पर हमला हो रहे हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे पे तंज कसने से बाज नहीं आ रहे हैं। एक तरफ महिला सम्मान की बात हो रही है, तो दूसरे तरफ कह सकते हैं कि एक ही सीट पर एक ही गठबंधन के एक ही प्रत्याशी के दो दो उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं। मतलब जानते हैं कि ऐसे इस जगह इस तरह के राजनीति में, या यूँ कहें कि गठबंधन धर्म किस ओर जा रहा है, महिला सम्मान की बात करें वो कहाँ जा रहा है, राजनीति का स्तर कहाँ जा रहा है, आइए जानते हैं। हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता किशोर नाथ साहदेव जी जुड़ चुके हैं। किशोर जी, एक सवाल है कि जैसे जैसे राजनीति, मतलब कह सकते हैं कि वह चुनाव नज़दीक आ रहा है, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे हमलावर, मतलब कह सकते हैं कि तंज एक दूसरे पे ज़्यादा कसा जा रहा है। अगर शुरुआत करें तो मंत्री जी का बयान जो जिस तरह से चला है सीता सोरेन को लेकर के, कि सीता सोरेन आप ही के इंडिया गठबंधन की एक पार्टी है, जेएमएम उन्हीं की परिवार के रह चुके हैं, भले आज वो भाजपा में है। क्या कहेंगे, इस तरह के बयान कितने उचित हैं? दो तीन बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कैंपेन अपना प्रारंभ किया, देश के तमाम बड़े नेताओं को झारखंड के राज्य में उतारा, अलग अलग प्रमंडलों में, अलग अलग जिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह वगैरह सारे बड़े नेता, नड्डा साहब, सभी को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के मैदान में उतार दिया। दो ऐसे चुनाव के प्रभारी हैं जो अपने राज्य को छोड़कर, अपना काम को छोड़कर यहीं पड़े हुए हैं और लगातार कुछ न कुछ बयानबाजी करते रहते हैं। इन सब तमाम चीज़ों के बावजूद आजसू से गठबंधन किया भारतीय जनता पार्टी ने, जदयू से किया, लोजपा से किया, छोटे बड़े तमाम दलों को मिला के वो प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह हम झारखंड के सत्ता में काबिज हो जाएं। दिक्कत ये हो रही है भारतीय भाजपा को कि जब वो ग्राउंड में जा रहे हैं, चुनाव के मैदान में जब नीचे जा रहे हैं, तो वो मतदाताओं से और यहाँ के जनता से उनको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। वो लाख धन बल का प्रयोग करें, वो चुनाव प्रचार अभियान में 10 हेलीकॉप्टर रोज घुमा लें, लेकिन मतदाता बहुत इंटैक्ट है, वो इनके जाल में आने वाला नहीं है। तो अलग अलग प्रकार से चुनाव में बने रहने के लिए प्रोपेगेंडा का माध्यम भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रैटेजिकली अपना रही है। जैसे कि माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी ने बयान दिया नामांकन के बाद, वो ये कह रहे थे कि अलग अलग दलों से आए हुए कई तरह के, क्या ये सच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 66 उम्मीदवार के नाम घोषित किए हैं, उसमें से जितना का भी घोषित किया है, उसमें से लगभग 35 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी पृष्ठभूमि दूसरे दलों की रही है। सभी सोशल मीडिया में उपलब्ध है और सब लोग ये बात जानते हैं। तो प्रयास उनका ये है भारतीय जनता पार्टी का कि किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में कोई थोड़ा सा आदमी लगे मजबूत या लगे कि इसका कोई पॉसिबिलिटी है, तो उसको अपने दल में शामिल करा के और उनको प्रत्याशी बनाया जा रहा है। इन्हीं बातों को वो एलाबरेट कर रहे थे इरफान अंसारी। इसी में जो उन्होंने वक्तव्य कहा, कहीं भी उन्होंने सीता सोरेन का नाम नहीं लिया। इसकी जानकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हम लोगों ने चुनाव आयोग को भी दिया है। मुझे पूरा भरोसा है चुनाव आयोग पर कि वो निष्पक्षता से इसकी जांच करेंगे। अब जो है बीजेपी के तमाम बड़े नेता, तमाम प्रदेश स्तर के नेता आदतन इरफान अंसारी पर हमलावर रहते हैं, क्योंकि वो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। ये स्ट्रैटेजी को समझिए। और उसको हमला कर रहे हैं कि उन्होंने महिला का अपमान किया। उन्होंने अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि आदरणीय सीता सोरेन जी हमारी भाभी हैं, और उन्होंने सार्वजनिक रूप से खेद प्रकट कर लिया, अपनी बात को वापस ले लिया।
अगर किसी को उनके इस वक्तव्य से ठेस पहुंचा है तो उसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांग लिया। बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी फिर भी उसी बात को बार बार दोहरा रही है, ताकि एक संदेश हम दे सके जामताड़ा के लोगों में। वहां तो लोकसभा के चुनाव में भाजपा 60,000 मतों से हार चुकी थी, और एक लंबा गैप है, क्योंकि इरफान अंसारी ना सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय बल्कि वहाँ के आदिवासी अन्य समुदायों में भी बहुत ही लोकप्रिय हैं। 2 टर्म के एमएलए हैं, उसके पहले 5 टर्म उनके पिताजी वहाँ से एमएलए रहे थे। तो ये एक उनका स्ट्रैटेजी का पार्ट है। मान के चलिए इरफान अंसारी की बात थी, लेकिन अगर बात करें पूर्वी सिंहभूम की, तो वहाँ पे रघुवर दास की बहू खड़ी थी, और पे आपके प्रत्याशी हैं जो पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं डॉक्टर अजय, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पहले आप अपने पति को संभालिए तब ना क्षेत्र संभालिएगा। तो ये किस तरह का बयान है? देखिए, पूर्वी विधानसभा के चुनाव में हमारे प्रत्याशी डॉक्टर अजय जी ने लगातार चुनाव आयोग से ये कहा है कि यहाँ संवैधानिक मूल्यों की हत्या हो रही है। चुनाव आयोग लगातार संज्ञान उसमें नहीं ले रहा है। क्या इस देश में उचित है कि एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति चुनाव का संचालन करे अपने पुत्रवधू के लिए? तो इन सब बातों को लेके लगातार वो सवाल कर रहे हैं कि पूर्वी विधानसभा का मतदान जो है निष्पक्ष रूप से हो सके, भय मुक्त वातावरण में हो सके। ये सर्वविदित है कि जब 5 साल यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में काम किए थे रघुवर दास जी, तब जमशेदपुर के लोगों में कैसा भय व्याप्त था, चाहे उनका भाई को लेकर के हो, चाहे उनका लड़के को लेकर के हो। कोई भी जो है सो सहमा रहता था, अधिकारी हो व्यापारी हो, कि कब क्या फरमान आ जाएगा। तो राज्य की सरकार ने महिलाओं को मैया योजना के माध्यम से इस तरह से अपनी ओर आकर्षित किया है, ना तो उसमें धर्म का कहीं बात है, ना जाति का बात है, ना ऊंच का ना नीच का, कि कोई नहीं है। सभी को 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की सभी महिलाओं को मैया योजना से लाभ हो रहा है। तो आधी आबादी जब आपकी ओर आकर्षित हो तो भाजपा को तो पेट में दर्द होगा ही। एक सवाल ये है कि ये तो ठीक थी, महिलाओं की बात थी, अपना राजनीतिक स्ट्रेटेजी आपने जैसा उन्हें बताया, लेकिन अगर बात करें आप लोग गठबंधन की, तो 2-3 सीट ऐसे हैं जहाँ पे आप भी खड़ा कर रहे हैं, जेएमएम भी खड़ा कर दे रही है। कहीं जेएमएम और आरजेडी के बीच में क्या कहते हैं उसको, दोस्ताना फाइट जो बोलते हैं आप लोग, राजनीति में नया टर्म दिए हैं, उस तरह की फाइट चल रही है। माले अपना ही प्रत्याशी देने में लगा हुआ है। तो क्या कहेंगे इस तरह के चीज़ों पर? फिर एक तरफ भाजपा जैसी पार्टी है, दूसरा तरफ आपकी गठबंधन पार्टी है, तो कैसे जीत दर्ज कर पाएंगे? देखिए, इसमें जहाँ तक मेरी जानकारी है, हमारे शीर्ष नेतृत्व से इस संदर्भ में कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है 3 विधानसभा की सीटें ऐसी है जहाँ इस तरह की हुई है। विश्रामपुर, छतरपुर, राजधनवार। विश्रामपुर और छतरपुर, ये इंडिया गठबंधन में जो सीटों का शेयरिंग हुआ है, मेरी जो जानकारी है उसमें ये दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी को मिला था और कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा। दूसरी ओर राजद ने भी वहाँ पर प्रत्याशी उतारा है। तीसरी जो सीट है राजधनवार की, उसमें जेएमएम और माले दोनों की ओर से उम्मीदवार उतारे गए हैं। तो मुझे लगता है आज स्क्रूटनी हो रहा है और 31 तक शायद नाम वापसी का तिथि है। मुझे भरोसा है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व ये प्रयास जरूर कर रहे होंगे कि इंडिया गठबंधन की ओर से एक ही प्रत्याशी हर एक विधानसभा में रहे और जो प्रत्याशी 2 प्रत्याशी यदि हैं तो एक प्रत्याशी का नाम विड्रॉवल कर लिया जाए। और मुझे लगता है कि अगर हमको बड़े लक्ष्य के साथ काम करना है और इन ताकतों को रोकना है
भारतीय जनता पार्टी को, तो हमको बेहतर होता कि इंडिया गठबंधन की ओर से एक ही प्रत्याशी रहे। मतलब मान मनोबल का दौर दोनों तरफ चल रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो कांकेर से अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन से भी कमलेश राम खड़े हो गए थे, जबकि जीतू चरण राम को टिकट दिया गया था। ठीक वही हाल इधर भी है। मतलब क्या टिकट बंटवारे में पारदर्शिता नहीं बरती गई, या फिर गठबंधन के समय रहते सुलझा नहीं लिया गया कितने सीट पर, इन सीटों पर आप लड़िएगा? देखिए, हम एक राष्ट्रीय पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं की और नेताओं की बहुत लंबी फेरिस्त है। 6 महीना पहले से चुनाव के विभिन्न माध्यमों से पार्टी अपने भी सर्वे करा रही थी, और अलग अलग जो ऑब्जर्वर्स आए, स्क्रीनिंग कमेटी आया, और जिला कमेटी है तो प्रदेश कमेटी है, पीईसी है, अलग अलग माध्यमों से नाम माने प्रत्याशियों का नाम मांगा गया था, या कौन लोग इच्छुक हैं। मैं आपको गर्व के साथ बताता हूँ कि एक एक विधानसभा में, हम तो मंगाए थे 81 का, एक एक विधानसभा में 20, 25, 30 उम्मीदवार तक ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि हम चुनाव लड़ने के लिए हम अपने आप को योग्य समझते हैं, हमको पार्टी टिकट दे। लेकिन हमें सीट शेयरिंग में 30 सीटें मिली है, क्योंकि बाकी सीटें गठबंधन में चली गई। बहुत ही स्पष्ट रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसमें हमारे 17-18 तो सिटिंग एमएलए थे जो कंटिन्यू टिकट मिला, तो बहुत कम सीट बच जाता है उसके बाद, जिसमें पार्टी को यह फैसला लेना था कि उम्मीदवार कौन होंगे। उम्मीदवारी करने का अधिकार सबको है। ऐसे में जब पार्टी ये तय कर लेती है कि हम किसी एक व्यक्ति को ही उम्मीदवार बनाया जाएगा, तो जिसको विनिंग पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है पार्टी उसको उम्मीदवार बनाती है। तो बाकी के जो लोग हैं वो लोग कई तो पार्टी के जो फैसला हो गई उसके साथ रहते हैं, लेकिन चंद कहीं ऐसा होता है कि वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी नामांकन कर देते हैं। एक निर्दलीय की बात करें तो आपके जो सिटिंग विधायक थे उमा शंकर अकेला, वो तो सीधा सपा में जाके कूद गए, साइकिल की सवारी करने लगे हाथ छोड़ करके। इस पर क्या कहें? देखिए, चूंकि उनका वो प्रत्याशा में थे कि उनको दोबारा कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन वहाँ से किसी दूसरे को मौका दिया गया है, और पार्टी कई चीज़ों पर गौर करने के बाद इस तरह के निर्णय लेती है। तो क्या क्या फैक्टर होगा ये तो अभी बताया नहीं जा सकता है, जिसकी वजह से दूसरे लोगों को मौका दिया गया है। लेकिन चूंकि वो सब चुनावी राजनीति के लोग हैं, उनको चुनाव लड़ना ज़रूरी है, चाहे किसी भी हाल में हो, और पिछले 5-7 इलेक्शन से लगातार लड़ते आए हैं। उनका कम्युनिस्ट से शुरू हुआ सफ़र, बीजेपी से फिर कांग्रेस में आए, अभी सपा में गए हैं। तो किसी न किसी रूप में सदन पहुंचने की लालसा के लिए वो अपना साइकिल की सवारी कर लिए। एक सवाल है, आखिरी सवाल है कि क्या कहेंगे अपने अपोनेंट को, अपने प्रतिद्वंदी को, क्योंकि जिस तरह से वो सामने हमलावर हो जाता है एक एक मुद्दे को लेकर के, लेकिन उस लहजे से देखा जाए तो कांग्रेस सही टाइम पे क्या सही निर्णय नहीं ले पा रही है? क्योंकि जैसे ही वो कुछ बयान आता है आप लोग का, उसको कहीं से जोड़ करके जैसे अपोनेंट हमलावर हो जाता है, तो उन लोग भी तो बहुत सारे बयान देते रहते हैं, तो उसमें से आप लोग क्यों नहीं उतना माने आक्रामक हो पाते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फरेब पर आधारित है। झूठ की राजनीति को फैलाने में माहिर लोग हैं। पिछले 10-15 वर्षों से पूरे देश में यही हो रहा है। सोशल मीडिया का भेगा इस्तेमाल, झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच हो जाए, जनता को इस तरह से दिग्भ्रमित करो कि वो आपके पक्ष में हो जाए। ये तमाम चीज़ें लगातार केंद्र से लेकर सभी राज्यों में चल रही है। तो इसलिए जो पार्टी मिस कॉल के माध्यम से
विश्व का सबसे बड़ा पार्टी बनने का दावा कर सकता है, उसके लिए कुछ भी कहना, तो इसलिए इन प्रकरण किसी भी तरह वो चाहते हैं कि जो जनता के आम मुद्दे हैं, जो आम ज़रूरतें हैं, इस पर कोई चर्चा ना हो, महंगाई पर कोई चर्चा ना हो, बेरोजगारी बेकारी पर कोई चर्चा ना हो। चर्चा उस पर हो जिससे हमको वोट मिले और हम सत्ता पर बने रहें। अच्छा, कल की बात करें तो कल एक कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर रविंद्र राय जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस और आरजेडी के इशारे पर कह सकते हैं जेएमएम चल रही है। जब तक जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी के इशारे पर चलेगी तब तक इस राज्य का भला नहीं हो सकता है। इस पर क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस और आरजेडी जेएमएम का अलायंस पार्टनर है, तो उसके कहे पर, उसके राय मशवरे पर, उसके बातों को नहीं सुनेंगे हेमंत सोरेन, तो क्या बीजेपी का बात को सुनेंगे, जो पिछले 5 वर्षों में लगातार इस प्रयास में रहा भारतीय जनता पार्टी कि किसी तरह हम इंडिया अलायंस को तोड़ दें। तो यह थे किशोर नाथ साहदेव। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनता कह सकते हैं इंडिया गठबंधन के साथ है, झारखंड की जो वर्तमान गठबंधन है उसके साथ है। इसलिए भाजपा कहीं न कहीं कुछ छोटे मोटे बयान जो उस तरह से, उस लहजे से दिया भी नहीं गया हो, उसको तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है और लोगों को, जन समुदाय को अपने पक्ष में लाने की भरसक कोशिश की जा रही है उनके द्वारा। लगातार वो कर रहे हैं कि कुछ जो जनता है जो हमारे पक्ष में आ जाए। हालांकि चुनाव में जनता किसके पक्ष में है, किसका साथ देती है, वो तो 23 नवंबर को ही पता चल पाएगा। लेकिन पार्टियां और पार्टियों के नेता इस तरह के बयानबाजी करते रहेंगे और कुछ नए बयानबाजी आपको देखने को मिलेंगे, हमारे चैनल पर ही मिलेंगे, लगातार देखने को मिलेंगे कि सत्ता पक्ष और विपक्ष किस तरह के मुद्दे को सामने लाता है, किसके मुद्दे को जनता कह सकते हैं कि प्रशंसा करती है और उसके पक्ष में जाती है, यह समय बताएगा।